नमस्कार, मैं निशा अंसारी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम मुंबई के एक ऐतिहासिक पैलेस के पास मौजूद है जिसको साबू सिद्दीक मुसाफिर खाना हज हाउस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मौजूद क्यों है? मेरे सामने अबू आसिम आजमी जी, जो महाराष्ट्र के एमएलए भी है और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र व मुंबई के अध्यक्ष भी है। लेकिन रमजान का महीना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी जब उनके पार्टी के कार्यकर्ता उनको याद करते, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो शाह एथनिक क्लॉथ की जो दुकान कपड़े की खुली है उसका उद्घाटन करने के लिए पैर में तकलीफ होने के बाद भी वो कार्यकर्ताओं का सम्मान रखते हुए वो यहाँ पर पहुंचे हुए। इसी को लेकर के कुछ सवाल जो है हम अबू आसिम आजमी जी से करने वाले। अबू आसिम आजमी जी, वैसे महाराष्ट्र में पहले भी आपका स्वागत है, आज फिर एक बार रमजान के महीने में स्वागत है और रमजान की काफी आपको मुबारकबाद है। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आज जिस तरह से कपड़े की दुकान का इनॉग्रेशन करने के लिए आप पहुंचे हैं, इतनी बिजी शेड्यूल और तकलीफ होने के बाद भी, पहले तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कोई बिजी नहीं हूँ। मैं अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने दोस्तों के लिए, पार्टी के लिए हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। और मुझे खुशी है हमारे साथी जो पार्टी के एक अच्छे नेता हैं साजिद सिद्दीकी साहब ने, वो आज उन्होंने जो उनका वडाला में उनकी दुकानें पहले से हैं। बहुत सारे लोग हमारे, देखिए नौकरी तो मुसलमानों को मिलती नहीं है और नौकरी मुसलमानों को क्या, मुसलमान आज सबकी नौकरी खत्म हो रही है। सरकार ने सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की बेच दिया। जो सरकार कस्टोडियन है, सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, मालिक नहीं है, वो प्रॉपर्टी जनता की है। वो जनता की प्रॉपर्टीज के कस्टोडियन, देखभाल के लिए सरकार रहती है, लेकिन सरकार ने सब बेच दिया, नौकरी मिल नहीं रही किसी को। तो मेरे जैसे लोग, बहुत सारे लाखों लोग अपना गांव घर छोड़ करके मुंबई में कोई फुटपाथ पे कोई बाकला लगा रहा है, कोई दुकान लगा रहा है। तो मुझे खुशी है, संघर्ष करते करते देखिए हमारे लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है बिजनेस में अच्छी तरक्की किया। अभी उसी का एक हिस्सा है कि वडाला से निकल के हमारे साजिद सिद्दीकी साहब ने यहाँ एक अच्छी खूबसूरत दुकान बनाई रमजान के महीने में, ताकि लोगों को सस्ते और अच्छे कपड़े मिलें। ये इलाका ऐसा है जो मिडिल क्लास के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो मिडिल क्लास के लोगों के लिए ईद में, रमजान के बाद ईद जो आएगी उसमें कपड़ों की जरूरत है। तो इसको देखते हुए साजिद साहब ने दुकान खोला है। मैं इनको मुबारकबाद देने आया हूँ और दुआ करने आया हूँ ये दुकान अच्छी तरह से फले फूले और तरक्की करे, ताकि साजिद सिद्दीकी साहब बम्बई में एक बहुत बड़ा स्टोर भी खोल सके। अब वैसे बात जी, आपने बातों बातों में एक बात कही कि मुसलमानों को तंज करते हुए कहा कि वैसे भी नौकरी कहाँ मिलती है। ये नौकरी सरकारों के अंदर इससे पहले भी सरकारें रही है और आज मोदी जी की सरकार है, तंज तो आपका उधर ही है। लेकिन इससे पहले की जो सरकारें थी, क्या उन्होंने नौकरियां दे रखी थी क्या मुसलमानों? नहीं, ऐसा है ना कि 45 सालों में सबसे ज्यादा नौकरी घटी है ना, तो इस सरकार में घटी है। मैं किसी सरकार की का अपोज या किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, परंतु मेरे पास जो आंकड़ा, गवर्नमेंट का आंकड़ा जो है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा नौकरी इस सरकार में घटी है। नौकरी नहीं, कहाँ से मिलेगी नौकरी जब सब प्रॉपर्टी बिक गई, रेलवे बिक गई। रेलवे में कितना मुसलमान था? 2%, 98% नॉन मुस्लिम थे, उनकी नौकरी बिक गई। एयर इंडिया बिक गया। हर छोटे से छोटे मुल्क के पास अपनी एयरलाइन है। मेरा देश महान, परंतु मेरे पास एयरलाइन ही नहीं है। एयरलाइन बिक गई, उसमें कितने मुसलमान थे? 1%। 99% कौन थे? इस देश के लोग थे जिनका रिजर्वेशन था, सोए हुए हैं लोग, उनको पता नहीं। तो सर ऐसा ना इंसाफी तो आज से नहीं। मैं अगर आपको कहूं तो 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस मुल्क के अल्पसंख्यकों को की नौकरी दाल में नमक के बराबर भी नहीं है, ये जो बहुत ही अफसोस का मकाम है। लेकिन जो सत्ता में बैठे वही कह रहे थे, और वो आज बढ़ते आज तो नौकरी है ही नहीं। अब वैसे आजमी जी, जिस तरीके का मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के कारोबार की बात हो, नौकरी की बात हो, एजुकेशन की बात हो, रोना तो सदियों से चला आ रहा है। देश की आजादी के बाद से मुसलमान रो ही रहा है, सरकारें आती और जाती रही है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये परिवर्तन हो पाएगा? रो नहीं रहा मुसलमान, कोई रो नहीं रहा मुसलमान। ना मुसलमान सरकार से कोई मदद ही नहीं मांग रहा है, इंसाफ मांग रहा है। हमें मदद, हम तो इस मुल्क में किसी के भरोसे थोड़े रहते हैं, चाहे सरकार किसी की हो। हम अल्लाह के भरोसे मुल्क में रहते हैं और हमें मदद अल्लाह से चाहिए, इंसाफ सरकार से चाहिए, और संघर्ष करते रहेंगे। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम तो ताजिर लोग हैं, तिजारत कर रहे हैं। सड़क पे हम जो है मूंगफली बेच करके, सड़क पे सब्जी बेच करके, कपड़ा बेच करके, सरों पर जो है माल ढो करके रोजी रोटी कमा सकते हैं। लेकिन हमें इस देश में इज्जत और एहतराम मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। अब जी, मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि 2 दिन पहले मुख्तार अंसारी जी की मौत हो गई है, उसको लेकर के बहुत सारी बातें आज मीडिया के पटल पर चल रही है और आपकी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के वो सांसद रहे हैं। क्या लगता है कि जो मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, जिस तरीके की बातें चल रही है, आपको क्या लगता है उसमें कितनी सच्चाई है? कि मैं मुख्तार अंसारी एक
जो चुने हुए एमएलए थे, और चाहे उनका माफिया या जितना नाम लिया जा रहा है, मैं उसके बारे में क्या कहूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वो आदमी इलेक्शन हारता नहीं था, हमेशा जीतता था। और सिर्फ मुस्लिम के भरोसे नहीं, नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहुत बड़ी तादाद में मुख्तार अंसारी के साथ थे। और मुख्तार अंसारी की फैमिली वो फैमिली है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब ऐसा है कि उन पर उनके केसेस चल रहे थे, कुछ रहे होंगे, केसेस चलते, और केसेस चलते चलते उनको सजा होती तो शायद किसी को कोई शिकायत नहीं होती। परंतु यहाँ ये हुआ है कि उनका वीडियो वायरल हुआ है, उनके भाई की बातें वायरल हुई हैं, उनकी चिट्ठी गई थी कि मुझे जहर दिया जा रहा है, मैं बचूंगा नहीं। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले इसकी बातें चल रही थी। अभी मेरे दोस्त 2 दिन पहले मेरे यहीं बैठे मेरे साथ ये लोग कह रहे थे, मैंने कहा यार देखो, इतना इतना गिरा हुआ काम सरकार नहीं करेगी कि कोई जेल में रहेगा उसको जो है उनको जहर दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और उसके बाद फौरन ये खबर आ जाती है 1 दिन के बाद कि मुख्तार अंसारी का हार्ट फेल से इंतकाल हो गया। अब देखिए सरकमस्टांसेस तो यही है कि जब वो आदमी खुद कह रहे थे जेल में रहते हुए, उनके भाई कह रहे थे, तो ये हो रहा था। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर जो है डिक्टेटरशिप हो गई है। इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। इंक्वायरी कौन करेगा? जो इंक्वायरी करने वाले वही तो बैठे हैं सत्ता में। तो इस तरह की बातें हो रही। मैं उनकी बात को दोहराते हुए कहना चाहता हूं कि लोगों के दिलों में एक असमंजस है, एक बेचैनी है कि जो शख्स खुद कह रहा था कि मुझे जहर दिया जा रहा है, वो शख्स उसका इंतकाल हो जाता है, तो फिर लोगों के अंदर एक शक शुबह की लहर पैदा होती है। अब वसीम आजमी जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम बड़े बड़े चेहरे नेता थे, धीरे धीरे करके सब सिमटते चले जा रहे हैं, मौत के कागार पे चले जा रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या मुस्लिम राजनीति या मुस्लिम नेता रहेंगे या नहीं रहेंगे भारत में? ऐसा है ना कि जितनी पार्टियां हैं ना, मुस्लिमों को नेता नहीं बनाती हैं। वो कहते हैं ना कि उसको जो नेता लोग उनको दामाद बना सकते हैं, उनको एमपी बना सकते हैं, उनको एमएलए बना सकते हैं, मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन नेता नहीं बनाते। तो मुस्लिम नेता जो थे वो खत्म होते जा रहे हैं, और नई पार्टियां जो है ना वो मुसलमानों के नेता नहीं बनाती है, टिकट देके एमएलए बना देती हैं। और एमएलए एमपी क्या समझते हैं, मैं नेता बन गया। वो नेता नहीं होता। नेता वो होता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है और खड़ा हो जाए तो उसका समाज उसके साथ हो जाए। एमएलए बनना जरूरी। गांधी जी नेता थे, गांधी को एमएलए बने थे क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब नेता थे। इस तरह से जितने लोग, ये लोग कोई इलेक्शन लड़े नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान नेता नहीं है। आज मुसलमान जो इस मुल्क में है ना, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, इंक्लूडिंग मी आल्सो, मैं अपने आप को भी कहता हूँ कि हम सब खड़े हैं कि हमारी पार्टी हमको टिकट दे दे और हम उसकी तारीफ करते रहे। हम टिकट बांटने वाले नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन अब वसीम आजमी जी, हम मुसलमानों की बात करते हैं। अभी मेरा जो क्षेत्र है मुरादाबाद का क्षेत्र है, और एसटी हसन वहां के सांसद, 90% की मुस्लिम आबादी हमारे क्षेत्र में आती है, लेकिन एक बैग समाजवादी पार्टी ने जो है उनका टिकट काट करके रुचि वीरा जी को दे दिया गया। तो क्या नहीं लगता कि आपकी पार्टी भी कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी काम कर रही है? नहीं, मेरी पार्टी नहीं कर रही है। मुझे अफसोस साथ कहना पड़ता है कि मेरे नेता जिनका नाम है आजम खान साहब, अफसोस है मुझे कि जेल में है वो, अल्लाह करे छूट जाए वो, लेकिन वो जो है उनकी बातें अखिलेश जी कभी टाल नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते मुझे नहीं मालूम। अगर मेरी बात अखिलेश जी को चली जाए ना तो और अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि उन्होंने एसटी हसन का टिकट, जहां तक मुझे मालूम है, कटवा करके उन्होंने वहां रुचि वीरा को टिकट दिला दिया। जो आम जनता जिसे आप कह रहे हैं ना, वो मैं भी यही बात कह रहा हूँ। और उन्होंने यहाँ तक उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि अगर अखिलेश यादव साहब रामपुर से इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो इलेक्शन का बाइकआउट करो। मैं समझता हूँ इस तरह की बातें करना पार्टी को डैमेज करना है, और अखिलेश जी उनकी बात सुन रहे हैं। अब अखिलेश भाई जाने हो जाने, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? चलिए, जिस तरीके से अबू आसिफ आजमी ने बहुत सारे सवालों के जवाब देते हुए आज कहीं ना कहीं एक दर्द महसूस किया है कि मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम जो लीडरशिप थी कहीं ना कहीं वो एक खत्मे के कागर पर जो है पहुंचती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी कभी भी सरकार पर डिपेंडेंट नहीं रही है। वो चाहे टायर का पंचर ही बनाने वाला हो, या सड़क पर वड़ा पाव बेचने वाला हो, या कपड़ा बेचने वाला हो, वो कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन के रोल में रहा है। सरकार की नौकरियों पर मुसलमान देश की आजादी के बाद जिंदा नहीं रहा है, वो इंडिपेंडेंस है, लेकिन फिर भी उसके जो अधिकार है कहीं ना कहीं सरकारों ने, चाहे पिछली हो या अभी की हो, सरकारों ने मुस्लिम कम्युनिटी को उसके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। अबू आसिफ आजमी जी एक ऐसा चेहरा है जो कि मुंबई शहर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिमों की आवाज बनकर के सड़क पर उतरते हैं, मुस्लिमों के न्याय के लिए ही वो बातें करते हैं। वैसे तो मुसलमानों के लिए बहुत सारे नेता बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातें सिर्फ बातें ही होती है लोगों को उकसाने के लिए। लेकिन अबू आसिफ आजमी ने एक तहे दिल से
हमेशा ही मुसलमानों ने उनका साथ दिया। आने वाले दिनों के अंदर राजनीति कैसे परिवर्तित होगी, कैसे बदलाव होगा, उस पर भी हम चर्चा करते रहे। आने वाला 2024 का लोकसभा का इलेक्शन ये बताएगा भारत के अंदर कि किस तरीके की मेंटेलिटी सरकारों की और किस तरीके का परिवर्तन होने जा रहा है, उस पर भी। इस तरह से शाह एथनिक क्लॉथ दुकान का उद्घाटन हुआ। साजिद सिद्दीकी जी जो कपड़े के एक होलसेल व्यापारी है और काफी वर्षों से जो है कपड़े बनाने का उनका गवर्नमेंट का फैक्ट्रीज भी है, काम भी करते हैं और एक अलग तरीके का जो पैटर्न होता है कपड़ों का, उसको सिलेक्शन उनका बहुत भारी होता है। साजिद भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक तो आप होलसेल व्यापारी जाने जाते थे, लेकिन ये रिटेल की दुकान डालने की आखिर ऐसी क्या वजह आ गई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, वॉइस ऑफ मीडियम के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि मेरा जो होलसेल का कारोबार वडाला में स्थित है, कोटी, ब्लेजर, शेरवानी, जोधपुरी, पठानी वगैरह सब वहां बनता था। वहां जब हम लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपना आर्टिकल्स डालते थे तो लोगों के फोन आते थे कि सर एक पीस मिल जाएगा क्या, बहुत रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन होलसेल का कारोबार होने की वजह से हम लोग दे नहीं पाते थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं और मेरे दोस्त साथी आलम भाई, मेरे भाई, हम लोगों ने रिटेल का पहला शॉप यहाँ पे स्टार्ट किया है जो क्रॉफर्ड मार्केट में है। साबू सिद्दीक जो ओल्ड हमारा मुसाफिर खाना है करनाक बंदर में, बस उसी के बगल में है। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप लोग आइए और ऑनलाइन भी हमारा सिस्टम रहेगा। आप इंस्टा से भी ले सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगा, आप लोग आके भी ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग को सहूलत मिले और अच्छे रेट्स मिले। मैं ये समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में मेरी जो आइटम्स है इसको कॉपी करके लोग बेच रहे हैं भले, लेकिन मेरे ही से आइटम ना बना पाए अभी तक का, ना बना पाएंगे इंशाल्लाह। और रेट्स के मामले में हम लोग नंबर 1 है। आज भी मैं बोल सकता हूँ आपको कि मेरे से अच्छा रेट पूरे हिंदुस्तान में कोई आपको ना होलसेल में दे पाएगा ना कोई रिटेल में दे पाएगा। सर जी, जिस तरीके से दुकान का जब उद्घाटन होता है, रमजान का महीना भी चल रहा है और दुकान के अंदर मैं देखता हूँ कि मुसलमान कम्युनिटी जो है हमेशा ही कुरान खानी करती है या और कुछ नियात फातिया करती है और दुकानों के इनॉग्रेशन होते हैं, लेकिन आपने अपने नेता अबू आसिम आजमी जी के हाथों से उद्घाटन करवाया, आखिर इसकी क्या वजह? देखिए, आज माशाल्लाह जुमा का दिन है और रमजान महीने में हमारी शॉप ओपन हो चुकी है, शाह एथनिक वेयर। और कल जो जुमेरात का दिन गया है उसकी जोहर बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुरान खानी करवा दी है, हो चुकी है कुरान खानी। और जनाब अबू आसिम आदमी साहब जो हमारे नेता है, हमारे मार्गदर्शक है, हमारी मुस्लिम समाज के एक अच्छे मार्गदर्शक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने अपना एक कीमती समय हमको दिया था फ्राइडे के दिन 11 बजे रात में। जो सभी मेरे साथी, मेरे भाई वडाला में जितने रहते हैं, जो इस मार्केट में भी रहते हैं, जो क्रॉफर्ड मार्केट के नजदीक रहते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगा। सभी साथी उस वक्त मौजूद रहे। अबू आसिम आदमी साहब के पैर में बहुत तकलीफ थी, लेकिन फिर भी मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर आए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और रही बात मुस्लिम समाज से मैं होने के नाते, तो मैंने अपनी दुकान में कुरान खानी करवा दी थी। साथ ही साथ मैं वॉइस ऑफ मीडिया के माध्यम से आपको बता दूं दोस्तों और साथियों कि मैं अबू आसिम आदमी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी पूरी फैमिली अबू आसिम आदमी साहब की बहुत बड़ी फैन है और उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलने की हम लोग पूरी कोशिश करते रहते हैं। एक आखिरी सवाल साजिद भाई मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके की वैरायटी हम आपकी दुकान में जो देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी कॉस्टली वैरायटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जब लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए रमजान का महीना आएंगे तो इसके अंदर जो चार्जेस होंगे, जो उसकी कीमत होगी, उसमें कुछ डिस्काउंटेबल भी होगा क्या? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मेरा काम होलसेल का है, तो मुझे पहले से ऐसा अच्छा लगता था किसी भी दुकान पे जब मैं भी खरीदी के लिए आता था जहाँ फिक्स रेट रहे। बार्गेनिंग में मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं कम रेट दे देते हैं, कहीं ज्यादा रेट दे के आते हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरी दुकान में कस्टमर बार्गेनिंग के लिए परेशान ना हो, फिक्स रेट उनका हमेशा रहे। आके वो अपने भाई को भेज दें, अपनी किसी साथी को भेज दें, किसी दोस्त को भेज दें, ताकि वो रेट के मामले में कभी किसी तरह की परेशानी का ना मामला उनके साथ हो और मेरी दुकान में फिक्स रेट रहे। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी जो प्रोडक्ट है मेरा उसको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप जरूर शाह एथनिक वेयर में आइए, जो क्रॉफर्ड मार्केट में करनाक बंदर के पास है, ओल्ड मुसाफिर खाना के पास है। आप लोग जरूर आइए और मेरी जो प्रोडक्ट है कोटी, कुर्ता, ब्लेजर, शेरवानी, आप यकीन जानिए सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ते रेट में मिलेगा और चीज भी आपको बेहतरीन मिलेगी। मेरा दोस्त का, आलम भाई का भाई लड़का है फहद, जो पूरी दुकान को संभालेगा। आप भी कोऑपरेट करिए और ये हमारी सुविधा आपको इंस्टाग्राम पे भी जरूर मिलेगी। चलिए, जिस तरीके से साजिद भाई सिद्दीकी जी ने कहा कि दुकानें तो बहुत सारी खुलती है, लेकिन आजकल जो एक ट्रेंड है ऑनलाइन ऑफलाइन का, वो भी एक बहुत बड़ा जो है कस्टमर्स को सपोर्ट करता है। लोग घर बैठे ही सामान मंगवाना ज्यादा
पसंद करते हैं वो भी फैसिलिटीज इन्होंने दे रखी है। और जिस तरीके से साजिद भाई सिद्दीकी एक कपड़े के माहिर व्यक्ति है और डिजाइनर भी है, और जिस तरीके से उनके कोट का जो वडाला के अंदर दुकान है हमने भी देखी है, वो काफी एक अलग डिफरेंट तरीके के पैटर्न के कपड़े वो बनाते हैं। यहाँ पर जो है पहली बार उन्होंने नई दुकान जो रिटेल की खोली और फिक्स रेट की जो इन्होंने बात की है, जिससे कस्टमर को कंफ्यूजन ना हो, कोई भी आ सकता है, यहाँ पर फिक्स रेट मिलेगा। आने वाले दिनों में रमजान का महीना चल रहा है, खरीदारी तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सोच समझ के जो डिस्काउंट के झांसे में लोग आ जाते हैं उससे कहीं ना कहीं बचने का प्रयास करें। आने वाले दिनों में लोग किस तरीके से इस दुकान को सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे किस तरीके से आने के बाद में जो है वो अपना कपड़ों की खरीदारी करेंगे, उस पर भी हम चर्चा कर देंगे। साजिद भाई, आपने अपनी दुकान के उद्घाटन को लेकर के, आबू वसीम आदमी जी को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।